नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मैं जब बोल रहा हूँ तो थोड़ी ही देर बाद मुंबई के पास थाना में राज ठाकरे की यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बड़ी सभा यानी रैली शुरू होने वाली है। मुझे पता नहीं उसमें वो क्या भाषण देने वाले हैं, लेकिन उनका जो टीज़र आया यानी उस मीटिंग में क्या होगा इसके बारे में पूर्व सूचना जैसे उन्होंने कुछ किया है जिसको टीज़र बोला जाता है। तो करारा जवाब यानी उन्होंने मराठी में उसको उत्तर सभा गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में जो राज ठाकरे की रैली हुई थी और उसमें उन्होंने दो तीन इश्यूज उठाए थे। एक तो मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर होते हैं उतारने चाहिए, इसकी मांग की थी और उस पर अपने कार्यकर्ताओं को कुछ करने को बोला था। उसके बाद जो अलग अलग रिएक्शंस प्रतिक्रिया पार्टियों से आई है उसका करारा जवाब दिया जाएगा, ऐसी घोषणा की है। एक बात हमें और भी देखनी चाहिए कि गुड़ी पाड़वा की राज ठाकरे की सभा होने के बाद एमएनएस में मनसे में बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज़ है। वो मनसे से इस्तीफा देकर निकले जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं मन से। ये मीडिया में, मराठी मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से दिखाई गया, लेकिन एक बात उसमें छुपाई गई, वो ये थी कि मनसे में कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता या नेता हो गए, उन्होंने वो रिज़ाइन किया था। और वसंत मोरे ऐसे एकाध कोई होगा कि जिसने नापसंदी व्यक्त की थी मस्जिद के लाउड स्पीकर पर, क्योंकि उनका जो वार्ड है पुणे में उसमें बहुत सारी मुस्लिम तादाद है, लोक संख्या है, तो अपने वोटर पर इसका परिणाम होगा, इसलिए वो शायद नाराज़ थे। लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। मुस्लिम कुछ नेता हो गए या लोकल लेवल के नेता थे, नासिक हो या नगर डिस्ट्रिक्ट हो या और कहीं के कुछ मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मन से छोड़ दी इस घोषणा के बाद। लेकिन उसी वक्त मेरा ख्याल है नासिक या कहीं से एक मनसे का ही एमएनएस का एक कारपोरेटर नगर सेवक था, उसने घोषणा की कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और मौलाना वगैरह मंडली जो है उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। अगर कोर्ट ने बताया तो लाउड स्पीकर मस्जिद से उतारे जाने चाहिए। ये उठाकर एक मुस्लिम कम से कम कारपोरेटर आगे आया जिसने राज ठाकरे का सपोर्ट भी किया। लेकिन देखो, बातें खबरें ऐसी दी जाती है कि जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन होने के बजाय राइट टू मिस इन्फॉर्मेशन जैसे कुछ जर्नलिज्म हो गया। छोड़ दो वो बात। कहने की बात इतनी है दोस्तों कि जब हमें खबर देने के बजाय लोगों को मिस इन्फॉर्म करना होता है, गलत फहमियाँ पैदा करनी होती, तो इस ढंग की खबरें दी जाती है। लेकिन वो मेरा आज का सब्जेक्ट नहीं है, देखेंगे वो तो जवाब राज ठाकरे खुद देंगे। उन्होंने इसके लिए ही थाना में बड़ी मशक्क़त की है, माथापच्ची की है, क्योंकि पुलिस ने उनको परमिशन देने से ही रोकने की कोशिश बहुत की। लेकिन क्या बोलते हैं उसको, जनमत ऐसा है कि रोकेंगे तो वो उतना ही और शिवसेना के खिलाफ जाएगा, इसलिए रोका नहीं। लेकिन जगह बदली करने को बोला, तारीख बदली करने को बोला, दिन बदली करने को बोले, कुछ हो गया। लेकिन आज वो सभा होने वाली है। मैं आज ये आपको बताने जा रहा हूँ कि शिवसेना से निकले ही राज ठाकरे कुछ समय के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ भी गए थे। उनका झगड़ा जो है वो आमने सामने से शिवसेना के साथ ही है, क्योंकि वो तो शिवसेना से निकले। और एक बात साफ है कि राज ठाकरे शिवसेना से निकले, इसका और कोई कारण नहीं। पॉलिसी या नीति जो होती है, कार्यक्रम जो होता है, उसमें कोई झगड़ा नहीं था। इनका झगड़ा अपने चचेरे भाई से था जो आज चीफ मिनिस्टर बने बैठे। बाला साहब के बाद या बाला साहब के साथ राज ठाकरे पहले से शिवसेना में एक्टिव रहे।
उद्धव ठाकरे बाद में आ गए, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन की बात आ गई लीडरशिप की, तब उद्धव ठाकरे आगे निकल गए। और उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे के पॉलिटिक्स में कभी भी पसंद नहीं थे। उनको डर था वो शायद कि भाई ये बाजी मारेगा, क्योंकि लोगों की नज़रों में जिस ढंग से राज ठाकरे भाषण करते हैं वो बिल्कुल बाला साहब की स्टाइल है, जो स्टाइल उद्धव ठाकरे आज तक आत्मसात नहीं कर पाए, ना उनको उस ढंग से भाषण करने आता है। जिस ढंग से रैलियां गर्म करते जाते, हॉट कर देते हैं राज ठाकरे, ऐसी कोई यानी बवाल खड़ा कर देने वाली सभा मीटिंग उद्धव ठाकरे नहीं कर सकते। और राज ठाकरे वो करते हैं, तो उसके लिए शायद पहले से ही उद्धव ठाकरे को डर था कि नारायण राणे और राज ठाकरे ये दो लोग ऐसे कि आगे चलकर इनकी तकलीफ हो सकती है, उद्धव ठाकरे के लीडरशिप के लिए ये अड़चने बन सकते हैं। तो इसलिए सिचुएशन ऐसी बनाई गई, परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण की गई कि ये दोनों एक एक करके पार्टी से निकल जाए। तो अब तो बहुत साल हो गए, 15-20 साल होने को आए कि राज हो या उद्धव हो, राज हो या नारायण राणे हो, वो तो शिवसेना से निकल गए। लेकिन दोनों के स्टाइल हम देखेंगे तो डायरेक्टली उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही होती है। पहले नारायण राणे कांग्रेस में गए थे, फिर बीजेपी में आ गए, लेकिन उनका जो टारगेट होता है, उनकी निंदा करने की या टीका करने की जो लाइन होती है, वो हमेशा पर्सनल होती है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ होती है, राज की हो या राणे की हो। और उद्धव ठाकरे भी जिस पार्टी से खफा होते हैं, उस पार्टी में अगर राज या नारायण राणे हो तो उनका गुस्सा और ऊपर चला जाता है। तो ये बात है। लेकिन वही बात छोड़ दो, आज जो होने वाला है, और राज ठाकरे ने हिंदुत्व का झंडा अपने कंधे पर लेने के बाद जो परिस्थितियां महाराष्ट्र की राजनीति में खड़ी हो गई है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कल परसों आपको याद होगा कि इस मीटिंग के प्रचार के लिए राज ठाकरे के पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने दादर में भी गाड़ी पर लाउडस्पीकर लगाया और प्रचार कर रहे थे। तो पुलिस ने वो गाड़ी रोकी, उन कार्यकर्ताओं को कब्जे में ले लिया, क्योंकि शिवसेना भवन के सामने हनुमान चालीसा का लाउडस्पीकर पर पठन चल रहा था। तो एक उनके जो सहयोगी है राज ठाकरे के, संदीप देशपांडे, उन्होंने पूछा क्या शिवसेना भवन मस्जिद बन गई है? कि हनुमान चालीसा की आवाज़ सुनकर ये डिस्टर्ब हो जाते, क्या हो गया शिवसेना भवन का? ऐसा सवाल उन्होंने उठाया। लेकिन वो भी बात छोड़ दो, एक बात और, ये जो अभी मस्जिद के जो लाउडस्पीकर है या हिंदुत्व का जो एजेंडा राज ठाकरे ने लिया है, उससे शिवसेना के सामने जो अड़चने पैदा हो गई है, प्रॉब्लम्स पैदा हो गए हैं, उस प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम पिछले कई दिनों से है लेकिन बताया नहीं जा रहा है, और वो प्रॉब्लम सिर्फ एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नहीं है, और क्या बोलते हैं उसको, मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन MIM, जो असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी शिवसेना के लिए दिन ब दिन सरदर्द होती जा रही है। लेकिन उसकी चर्चा मीडिया में नहीं होती या नहीं होने दी जाती, लेकिन वो सरदर्द है। आपको याद होगा शायद 3-4 हफ्ते पहले MIM के जो औरंगाबाद के MP है इम्तियाज जलील, उन्होंने एक ऑफर MVA यानी महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी को दे दी थी। सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने शिवसेना को ऑफर दी कि आप अगर बीजेपी के खिलाफ हो तो हमारी पार्टी भी MIM भी बीजेपी के खिलाफ है, तो हमको भी साथ ले लो, हम MVA में आने के लिए तैयार है। अब शिवसेना के लिए ये एक तरीके से खाई और कुआं जिसको बोलते हैं, इधर खाई उधर कुआं, ऐसा जो हिंदी में बोला जाता है,
बिल्कुल वैसी हालत शिवसेना की बन गई है कि एक बाजू से राज ठाकरे और उनकी पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा शिवसेना से छीन रही है, और दूसरी तरफ शिवसेना का हिंदुत्व कितना झूठा है वो बीजेपी ने बताने के बजाय इम्तियाज जलील या एमआईएम जोर शोर से बताने लगी। वो बोल रही कि आप अगर बीजेपी के खिलाफ है तो एमआईएम को साथ में ले लो, हमको बीजेपी की बी टीम बताते हो तो हम तो बीजेपी की बी टीम है नहीं, लेकिन आप ये प्रूव करो, सिद्ध करो कि भाई आप सचमुच बीजेपी के खिलाफ है। अगर नहीं है तो बात खत्म होती है, हमको बी टीम क्यों बोलते हैं एमआईएम को। अगर एमआईएम को बीजेपी की बी टीम नहीं बनाना है और वोट काटने के लिए हम खड़े रहते, ये आरोप अगर करते हो तो हम वोट नहीं काटना चाहते, हमको ले लो, महाविकास आघाड़ी में ले लो। ये जो इम्तियाज जलील ने ऑफर दी वो असलियत में उन्होंने एनसीपी को यानी शरद पवार की पार्टी को दे दी, लेकिन उनको भी मालूम था कि जब तक शिवसेना और एनसीपी साथ में है तो एमआईएम को महाविकास आघाड़ी में लेना मुश्किल है, क्योंकि शिवसेना की नाक कट जाएगी। जिस पर अपने आखिरी भाषण में 10 साल पहले शिवाजी पार्क में जो बाला साहब का रिकॉर्डेड भाषण दिखाया गया था, उसके बाद बहुत कम दिनों में उनका देहांत हो गया था, तो बाला साहब ने उस रिकॉर्डेड भाषण में भी एमआईएम के खिलाफ अपनी मनीषा व्यक्त की थी। देखो ये असाउद्दीन ओवैसी नांदेड़ तक आ गया है, ये चिंता बाला साहब ने उस रिकॉर्डेड भाषण में जाहिर की थी कि देखो ये आ रहे हैं। और अगर वही एमआईएम शिवसेना प्रणीत महाविकास आघाड़ी में शामिल हो जाती है तो शिवसेना का पूरा हिंदुत्व का नाक ही कट जाता है। तो एक साइड से एमआईएम इनको परेशान कर रही है कि हमको साथ में ले लो, नहीं तो तुम्हारा बीजेपी का विरोध भी झूठा है। इम्तियाज जलील क्या बोल रहा है वो समझना जरूरी है। इन्होंने इनका वस्त्रहरण शुरू कर दिया है, एक तरीके से राज ठाकरे वस्त्रहरण कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड में इम्तियाज जलील अपनी पार्टी लेकर शिवसेना का ही वस्त्रहरण कर रहे हैं कि आप झूठ मूठ का बीजेपी विरोध दिखाते हो। अगर बीजेपी विरोध ने सब लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए ऐसा आप मानते हो तो हमको साथ ले लो, हमको कोई इतराज नहीं शिवसेना के साथ आने में। देखो एमआईएम को शिवसेना के साथ आने में इतराज नहीं है तो क्यों नहीं, जो संजय राउत रोज रोज बोलते हैं कि बीजेपी के खिलाफ सब पार्टियों ने एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, तो क्यों नहीं एमआईएम को साथ लेते। वो तो कब से राजी बैठे कि ले लो हमें साथ, लेकिन वो नहीं ले रहे। लेकिन दूसरी बात और हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि देखो इतनी जोर शोर से सब चल रहा है, लेकिन एमआईएम की बात मराठी मीडिया में जोर शोर से नहीं आती, क्योंकि पूरा मराठी मीडिया एमवीए गवर्नमेंट के साथ है। तो उसमें जो लीडर है, जिनका चीफ मिनिस्टर है, वो शिवसेना की बुरी हालत बन जाती है। इसलिए एमआईएम की जो खबरें होती है शिवसेना के बारे में, एमवीए के बारे में, वो मराठी मीडिया छुपा के रखता है। और दूसरी तरफ मन से तो ओपनली शिवसेना का हिंदुत्व का एजेंडा छीन रही है। सबसे पहले अगर कोर्ट की ऑर्डर आई थी लाउडस्पीकर मस्जिद से उतारने चाहिए, तो उस पर किसने आवाज उठाई, तो वो बाला साहब ने उठाई थी। बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है, जब शरद पवार मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तब बाला साहब ने बोला था कि शरद पवार चीफ मिनिस्टर है लेकिन ये तो कुछ करेंगे नहीं, ये मौलवी जो है उनकी दाढ़ी को हाथ लगाते बैठ जाएंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, यानी शिवसेना को कुछ करना पड़ेगा। मस्जिद के जो लाउड स्पीकर्स है वो उतारने के लिए शिवसेना को कुछ करना पड़ेगा, भले हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, ये बाला साहब बोल रहे थे। और आज उनके ही बेटे, उनकी ही पार्टी को चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, इसलिए खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। और वो मुद्दा कौन उठा रहा है, जो शिवसेना में नहीं है, बाला साहब का भतीजा राज ठाकरे वो मुद्दा उठा रहा है
कि अगर कोर्ट ऑर्डर से ये मामला राज ठाकरे का या शिवसेना का है ही नहीं, एक कोर्ट की ऑर्डर है कि भाई मस्जिद पर जो लाउडस्पीकर लगाए गए उससे जो ध्वनि प्रदूषण होता है, साउंड पोल्यूशन हो रहा है, वो रोकने के लिए मस्जिद के लाउडस्पीकर उतारने ही चाहिए। एक कोर्ट की ऑर्डर है, लेकिन कोई गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। और बाला साहब ने तो एक भाषण में बोल दिया था, हमारे शरद पवार लाउडस्पीकर उतारने के बजाय किसने कौन से मस्जिद में कितने मौलवी या मुल्ला है कि उनको हम सब्सिडी दे दे, उनको पेंशन दे दे, इस पर पवार चर्चा करते, ऐसा बाला साहब ने एक भाषण में बोला था। और आज उनका ही बेटा अपने चचेरे भाई ने वही मुद्दा उठाया तो डरा सहमा है, उस पर एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। एमएनएस के कार्यकर्ता अगर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पठन शुरू कर देते हैं, लाउडस्पीकर लगाते हैं, तो उनके लाउडस्पीकर पुलिस उठाकर ले जाती है, उन पर एफआईआर वगैरह दर्ज होता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको पुलिस थाने में लाकर पूछा जाता है कि भाई ये क्यों कर रहे हो। यानी कि कानून की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो इसलिए ये एमएनएस और एमआईएम, ये दो पार्टियां ऐसी है, वैसे तो छोटी है। एमआईएम के तो मेरे ख्याल है 2 एमएलए है महाराष्ट्र विधानसभा में, और एमएनएस का तो अकेला एमएलए है। दोनों छोटी पार्टियां है, लेकिन दोनों छोटी पार्टियां शिवसेना के लिए गले की हड्डी बन गई है। एक बोलती है कि हमको साथ ले लो, और दूसरी शिवसेना का एजेंडा ही छीन रही है। यानी इधर खाई और उधर कुआं, ऐसा जो बोला जाता है, बिल्कुल वैसी सिचुएशन में आज शिवसेना फंसी है। देखते हैं राज ठाकरे क्या करते, क्योंकि उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। और आपको मालूम है राज ठाकरे का भाषण लोग बड़ी इत्मीनान से सुनते, पसंद करते हैं। हाँ, उनको वोट कितने देंगे वो बात अलग है, लेकिन आज राज ठाकरे कोई चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे। राज ठाकरे अगले जो कोई चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, उसके लिए जनता का मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए राज ठाकरे आज थाना के मीटिंग में क्या बोलते हैं ये ध्यान से सुनना ज़रूरी होगा। पिछले भाषण के बाद जो जो अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रिया आई है, रिस्पांस आया है, उसको करारा जवाब मिलेगा। ऐसा जब उन्होंने बोला है तो ये भी पॉसिबल है कि उन्हीं सब क्रिटिसाइज करने वाले, टीका करने वाले, निंदा करने वाले अलग अलग पार्टियों की जो रिएक्शन है उनको झूठा साबित करने की कोशिश राज ठाकरे करेंगे। उनके ही पुराने भाषण निकालेंगे, और उस पुराने भाषण में एनसीपी ने शिवसेना के खिलाफ क्या कहा था, शिवसेना ने कांग्रेस के खिलाफ क्या कहा था, कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना के खिलाफ क्या कहा था, या शिवसेना ने मस्जिद पर जो लाउडस्पीकर है उसके बारे में क्या कहा था, हिंदुत्व के बारे में किसने क्या कहा था। ये सब पुराने वीडियो निकालकर राज ठाकरे इनको पूरा का पूरा एक्सपोज करेंगे। अच्छा, कांग्रेस और एनसीपी की बात नहीं है, वो तो उनको हिंदुत्व पर आप एक्सपोज करना या शिवसेना के खिलाफ के मुद्दे निकालकर एक्सपोज करना सीधी छोटी बात है। लेकिन शिवसेना की हालत बुरी है, क्योंकि वो तो अपना हिंदुत्व का एजेंडा आगे भी नहीं ले जा सकते, और एमआईएम उनके सामने खड़ी है कि हमें भी साथ ले लो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो, ऐसा इम्तियाज जलील बोल रहे। तो बेचारे उद्धव ठाकरे बीच में बुरी तरह से फंस गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।